वेलकम टू ऑल। हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पूनम भारती आज बहुत इंटरेस्टिंग स्किन डिजीज़ को लेके आई हूँ आपके समक्ष। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया में स्किन प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो स्पेशली जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो है एक्जिमा यानी कि डर्माटाइटिस। ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या और ये होता कैसे है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी, इसीलिए एंड तक बने रहिए। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, डर्माटाइटिस या एक्जिमा होता क्या है। डर्माटाइटिस जो है एक ये नॉन कॉन्टेजियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी कि कॉन्टेक्ट से नहीं होती है, लेकिन ये स्वेलिंग वाली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। और ये दो टाइप के होते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस यानी कि इंटरनल कॉजेज़ होते हैं जिसमें, और जो कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है। और एक्सोजीनस यानी कि एक्सटर्नल कुछ भी एलर्जन अगर आपके कांटेक्ट में आता है तो उससे होने वाले डर्माटाइटिस या एक्जिमा आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सोजीनस यानी कि एक्सटर्नल कांटेक्ट से होने वाले। इसमें प्राइमरी इरिटेंट डर्माटाइटिस होता है। सेकेंड होता है एलर्जी कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस। जो प्राइमरी इरिटेंट डर्माटाइटिस होता है वो बेसिकली डिटर्जेंट या किसी भी सॉल्वेंट या एल्कालीज या फिर कोई भी फिनाइल वगैरह के कांटेक्ट में आने से इस तरह का डर्माटाइटिस हो जाता है। एलर्जी कॉन्टेक्ट एक्जिमा जो होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है, जिसमें एलर्जन जो है हमारी बॉडी में होते हैं। बेसिकली एलर्जन जैसे कि निकल हो गया या मेटल, किसी भी तरीके का मेटल, जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें मेटल सूट नहीं करता, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के बाद हमें खुजली होती है, ये दांत जैसा हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, तो वो एलर्जी कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस होता है, जो कि निकल के कॉन्टेक्ट में आने से बॉडी डिलेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डेवलप करती है। तो निकल से होने वाले एक्जिमा हो गए, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी से हो गया, ब्रा क्लिप्स हो गए, जीन्स अगर जो पहनते हैं, जीन्स स्टड जो बटन बंद करते हैं उस जगह पे उसका जो मेटल टच होता है अम्बलाइकस के पास में, उससे हो सकता है। और ये दूसरा एलर्जन होता है डिक्रोमेट। डिक्रोमेट जैसे सीमेंट हो गया, लेदर हो गया या मैचस्टिक हो गया, उससे भी एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग के लेदर आपके कांटेक्ट में आते हैं तो उससे एलर्जी हो जाती है, यानी कि चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह पहनने से हो जाती है लेदर का, या सीमेंट में काम करने की वजह से इस तरह का ड्राई एक्जिमा हो जाता है। रबड़ से भी हो सकता है, जैसे कि रबड़ की कोई चीज़ यूज़ की, चप्पल, ज़्यादातर चप्पल यूज़ करने से भी हो जाता है। एक होता है पैराफिनाइल डाइमिंग, यानी कि हेयर डाई से हो जाता है, क्लोथिंग से हो जाता है, डाइड वाले जो क्लोथ होते हैं जिन पर डाई लगी होती है उन क्लोथ से हो जाता है। और परफ्यूम से भी हो सकता है एक्जिमा। पैराबिन से हो जाते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स में कहा जाता है कि पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, इस तरह के जो आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो क्यों इसको मेंशन करते हैं कि पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, क्योंकि पैराबिन सल्फेट से बहुत तरह की स्किन में रिएक्शंस हो सकती हैं और जिससे डर्माटाइटिस और अदर स्किन इन्फेक्शन रहते हैं। इसीलिए आजकल ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में क्लेम किया जाता है कि ये पैराबिन फ्री हैं और सल्फेट फ्री हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया हमारा एक्सोजीनस यानी कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस के बारे में। एंडोजीनस एक्जिमा जो होता है वो एटॉपिक डर्माटाइटिस होता है। इसमें जो हमारी बॉडी में IgE का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और एक होता है सेबोरिक डर्माटाइटिस। सेबोरिक यानी कि जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जहाँ पे ओवर एक्टिव होते हैं, वहाँ पे भी कुछ डर्माटाइटिस हो जाता है, जैसे कि हमारे स्कैल्प में हो गया, आईब्रोज पे हो गया, ईयरलोब के पीछे हो गया, बैक पे हो गया, तो सेबोरिक डर्माटाइटिस होता है। और सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट डर्माटाइटिस में रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, पैप्यूल्स वेसिकल्स बन जाते हैं, एक्सुडेशंस भी होती है, क्रैकिंग भी हो सकती है, मतलब उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलना या फिर वो उस पर क्रैकिंग या फटने लगती है वो जगह। तो एक्यूट कंडीशन में तो बेसिकली स्टार्टिंग में जब ये होता है तो इसी तरह की चीज़ होती है, स्पेशली रेडनेस ज़्यादा होती है।
अर्टिकेरियल रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, रैशेस एकदम, यहाँ पे किसी ने ज्वेलरी पहनी है आर्टिफिशियल तो ये पूरा रेड हो गया, रेडनेस आ गई, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और अगर यही क्रॉनिक हो जाए तो जो रेडनेस होती है वो कम हो जाती है और थिकनेस ऑफ द स्किन ज़्यादा होने लगती है, स्किन जो है लेदर की तरह दिखने लगता है, क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ऊपर ड्राई हो जाता है, और जो एक्जिमा होता है उसके जो मार्जिन्स होती हैं वो इल डिफाइंड होते हैं। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एक्जिमा में और सोरासिस में। सोरासिस की जो मार्किंग्स होती हैं वो बहुत ही डिफाइंड होती हैं, बिल्कुल वेल मार्क्ड होती हैं, और जो एक्जिमा होती है उसकी इल डिफाइंड होती हैं, और इसकी थिकनिंग होती है स्किन की और ये लेदर जैसा लगता है। और जो सोरासिस होता है उसमें वाइट कलर की स्केलिंग होती है, वाइट कलर की स्किन उसमें से शेड होती है। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। और एक्जिमा में एचिंग होती है, सोरासिस में एचिंग नहीं होती है। और इसमें स्क्रैचिंग स्किन की होती है, हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो जाती है। और सिबोरिक डर्माटाइटिस में ये बेसिकली स्कैल्प पे होगा, ईयर्स पे होगा, फेस पे होगा, आईब्रोज पे हो जाएगा, एक्जिला में हो सकता है, और जहाँ पे भी हमारे सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस एरिया में ये बेसिकली होता है। और एक होता है ग्रेविटेशनल एक्जिमा जो कि वीनस इंसफिशिएंसी की वजह से होता है। बेसिकली ये पैरों में ज़्यादा देखने को मिलता है उन लोगों को जिनको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनमें ये एक्जिमा ज़्यादा पाया जाता है। इसमें स्वेलिंग भी होगी, डिसकलरेशन या तो रेड होगा या फिर डिसकलरेड ब्लूइश कलर का ये एक्जिमा होता है। और जिस एरिया में होगा वहाँ पे हेयर लॉस होगा, हेयर्स नहीं होंगे, इंड्यूरेटेड यानी कि वहाँ के आसपास को हम अगर टच करेंगे तो पेन भी होता है। और इस तरह के एक्जिमा में अल्सरेशन यानी कि अल्सर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वीनस इंसफिशिएंसी यानी कि ब्लड की सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम होती है। तो ये कुछ टाइप के एक्जिमा होते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए। ज़्यादातर ये क्रॉनिक ही केस, बीइंग अ होम्योपैथ मैंने ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस ही देखे हैं। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, 4 साल, ऐसे क्रॉनिक ही कंडीशंस हमारे पास ये पेशेंट्स लेके आते हैं। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो डॉक्टर ज़्यादातर अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इसको आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं कि ये सोरासिस है या कॉन्टैक्ट या डर्माटाइटिस है, क्योंकि दोनों में बहुत ही इजीली ये डायग्नोज हो जाता है। बट अगर हम कुछ टेस्ट की बात करें तो इसमें प्रिक टेस्ट किया जाता है या पैच टेस्ट करके एलर्जन से पता लगाया जा सकता है कि किस एलर्जन से ये हो रहा है। और दूसरा इसमें लास्ट होता है कल्चर टेस्ट। कल्चर टेस्ट बैक्टीरियल, ईस्ट या फिर फंगल इन्फेक्शन जानने के लिए, फंगल पैथोलॉजी अगर कोई है या नहीं उसको जानने के लिए हम कल्चर टेस्ट करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें सुपराइडेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल और ईस्ट और कोई अदर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। बेसिकली इसमें अगर कोई कांटेक्ट, किसी चीज़ के कांटेक्ट से होता है उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। लाइक हैंड्स में अगर हो तो हम अवॉइड करते हैं डिटर्जेंट वगैरह का यूज़ करना। और बर्तन धोना, ये बेसिकली मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि बर्तन वगैरह ना धोएं। क्लिनिकल केसेस की बात की जाए तो क्लिनिक में ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस ही आते हैं एक्जिमा के, और हाथ पे और फुट पे होता है। तो मैनेजमेंट में हम बोलते हैं कि उनको हम रबड़ के दस्ताने ऑलरेडी पहने, सर्फ का काम ना करें, डिटर्जेंट का काम ना करें, बर्तन धोने का काम ना करें, क्योंकि जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो बहुत हार्श होता है, कास्टिक उसमें ज़्यादा होता है, डिटर्जेंट में भी सेम चीज़ होती है। तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा कॉमनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो एक्जिमा मिलता है हाथ का और पैर का, इससे होता है। या फिर कुछ लोग जैसे कभी सीमेंट में कोई काम कर लेता है, या फिर कोई ऐसा लेबरर है, वर्कर जो जिसका सीमेंट का या किसी फैक्ट्री का काम होता है, तो उनको हाथ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और एटोपिक डर्माटाइटिस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ज़्यादातर आपको पैर पे देखने को मिलेगा और नी के आसपास वो होता है। और इसमें बेसिकली पेशेंट्स को पहले तो समझाया जाता है कि किसी भी साबुन, हार्श सोप या फिर डिटर्जेंट के कांटेक्ट में ना आए, उनको अवॉइड करें। और जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उस चीज़ को ना यूज़ करें। जैसे जिनको ज्वेलरी से, मेटल से एलर्जी है तो वो मेटल की कोई भी चीज़ ना पहने, बैंगल्स नहीं पहने, वॉच स्ट्रैप से हो जाता है, बेल्ट से हो जाता है, तो ज्वेलरी, नेकलेस हो गया, ईयरिंग्स हो गए, तो इन चीज़ों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अवॉइड करें। तो एक तो ये कहा जाता है। दूसरा मैनेजमेंट में आता है कि आप
सोप बहुत ही माइल्ड यूज़ करें, बहुत ही सोच समझ के आप अपना साबुन इस्तेमाल करें। सर्फ भी अच्छी क्वालिटी का रखें और कोशिश करें कि जिसमें हार्डनेस कम हो वो हम इस्तेमाल करें। और उससे भी ज़रूरी होता है कि ग्लव्स के जो रबड़ के दस्ताने होते हैं उनको पहन के काम किया जाए। और होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स होती हैं जिनके यूज़ से इसमें टाइम ज़रूर लगता है कि आपको 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने, डिपेंड अपॉन दी क्रॉनिक कंडीशन ऑफ दी पेशेंट। इसको ट्रीट करने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ मेडिसिन्स हैं, बहुत ही अच्छी स्किन रेमेडीज़ हमारी होम्योपैथी में हैं जिनसे इनको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा आपको। तो पेशेंस के साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इसके लिए, पेशेंस के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। इनमें मेडिसिन्स कुछ होती हैं जैसे कि ग्राफाइटिस हो गई, सल्फ़र हो गया, बेसिलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम, मेजेरियम, सल्फ़र, नेट्राम्यूर, मॉक्सोल, बर्बेरिस एक्विफोलियम, रस्टॉक्स और एलोमिना, अर्टिका यूरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स होती हैं। और ये सारी ज़्यादातर मेडिसिन्स इसमें काम आती हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन मैं यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेडिसिन्स को जानकर अपने आप ही अपने डॉक्टर बने और अपनी दवाई लेना शुरू कर दें। ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाई जा रही ताकि आपको अपनी कंडीशंस के बारे में नॉलेज हो और आप उसको सही गाइडेंस रहेगी तो आप सही ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आप जाके होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे क्लेम लोग आजकल वीडियोस में करते हैं कि ये दवाई खाइए तो आप सल्फ़र 30 पावर में 2-2 बूंद लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ग्रेफाइटिस लीजिए 2-2 बूंद सुबह शाम, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ ना करें। आप ये वीडियो बनाई जा रही है आपकी अवेयरनेस के लिए, आप अवेयर हों ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को लेके डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्टेशन डॉक्टर से ही लें, एक अच्छे होम्योपैथ से ही कंसल्ट करके आप अपने लिए मेडिसिन लें। एक्जिमा बिल्कुल क्योरेबल है, होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। बट हाँ, इट डिपेंड्स कि कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड अगर कहें तो आपकी क्रॉनिसिटी पे डिपेंड करता है। जितना क्रॉनिक अगर आपकी कंडीशन होगी उतना आपको टाइम लगेगा। 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आराम से लग जाएंगे। लेकिन आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।